खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। आज अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जो एक हेयरिंग हुई वो हमने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। बड़ी अप्रिशिएबल है ये बात कि ये तमाम जो हेयरिंग थी इस मुल्क के अवाम ने देखी और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे गैर ज़रूरी गंदम किसने दरामद की। 85 बिलियन से लेके 1 अरब डॉलर, 85 अरब रुपए से 1 बिलियन डॉलर का क्या वाकई पिछली गवर्नमेंट या जिसे आप केयर टेकर कह रहे थे उन्होंने हमें जो है इस हालत तक पहुंचाया। और नतीजा क्या है कि किसान बड़े एहतजाज के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि हम जो मेन आर्टरीज हैं वो बंद कर देंगे। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर उनको ये उनको कीमत पूरी ना मिली तो। इसके साथ आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे ये मोदी सरकार में जो फाशिज्म हो रहा है और वहाँ जिस तरीके से जमहूरियत का खेल और ड्रामा रचाया जा रहा है, और इसके साथ साथ मजबूर कैसे हुआ इजराइल अब ऑफरें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से कोई मुआहिदा हो जाए। मेरे साथ मौजूद है जनाब आबारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ हैं, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब, यू मस्ट हैव सीन जो आज हुआ और एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। ये जो अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जो आज पहला दिन था, तो आप हाउ डू यू लुक एट जो रिमार्क्स भी आए, जो बातें भी हुई। एक तो मैं पहले चाहता हूँ आपका टेक क्या है। आप लगते हैं कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आबिद जुबैरी साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो तो वक्त ही बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जो आपने बात की अनप्रेसिडेंटेड, मैं नहीं समझता अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि देखिए 6 जजेस ने जो कंप्लेंट दाखिल की और कहा इस तरह से हमारे साथ मुदाखलत कोई इस तरह पे तशद्दुद किया गया, आज उसको सारे हाई कोर्ट्स की तरफ से जो नोट पढ़े गए, अटॉर्नी जनरल साहब ने पढ़े, जो सारे हाई कोर्ट्स के जजेस के फुल कोर्ट्स के मीटिंग्स के बाद आए, उससे तो साबित होता है, उन्होंने कहा ये तो ओपन सीक्रेट है कि ये इस तरह से मुदाखलत हो रही है, इसको रोकना चाहिए। तो एक बात उन्होंने जो बाकी हाई कोर्ट्स ने एंडोर्स कर दी गई ये बात कि अभी भी ये चीज़ चल रही है। तो देखिए हम लोग जो सब वहाँ मौजूद हैं, हमारा एक ही गोल है कि अदलिया आज़ाद हो, जज आज़ाद हो, क्योंकि जज आज़ाद नहीं होगा अपने फैसले करने में तो ये हमारा आइन एक कागज़ का टुकड़ा होगा, उसके ज़्यादा नहीं होगा। तो अब ये है, लेकिन उसमें वहाँ पहुँचना कैसे है उस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है अब। लेकिन सब कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग वहाँ पहुँचे कि नहीं हो। हमारा एक व्यू है, कुछ मेंबरान हैं हम लोग पाकिस्तान बार के, जिनका एक व्यू था कि जी शुरू में पाकिस्तान बार या सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्री किया उस वक्त फुल कोर्ट की मीटिंग से जो पहली हियरिंग हुई कि जी एग्जीक्यूटिव कमीशन बना उसमें भेज दिया जाए। हमने उस वक्त भी ख़त लिखा कि जी इसको सुओ मोटो लेना चाहिए, आप लिखें चीफ जस्टिस साहब को इसको सुओ मोटो लें और इसको सुप्रीम कोर्ट के हद में वहीं सारी चीज़ कार्रवाई हो कि इसको ख़त्म किया जाए, इस मुदाखलत को रोका जाए, क्योंकि ये हमारी पूरे मुल्क को तबाह कर देगी, इसकी हमारी बुनियादों को खोखला कर देगी। अगर खोखला कर रही है अगर ये चीज़ें इस तरह की मुदाखलत, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया, जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस में, जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में रह गई थी बात, तो ये बात वहाँ हुई। अब ये है कुछ चीफ साहब का एक व्यू था कि जी ये पार्लियामेंट के पास चला जाए, इशू ऑफ पार्लियामेंट इस पर कानून साजिश करे। कुछ मौजूद जज साहिबान ने कहा नहीं, इसका यही फैसला होना चाहिए और ऐसी, और जैसे मंसूर अली शाह ने तो यहाँ तक कहा कि फायर वॉल होना चाहिए और ये मुदाखलत हो रही है। और उन्होंने, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो जस्टिस बाबर सत्तार का रेफरेंस दिया कि देखिए जैसे ही वो इंडिपेंडेंट जजेस को बात करते हैं उनके पूरे ख़ानदान को के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये देखिए सारी ये चीज़ें जो हो रही हैं, हम इसके साथ है कि इसका सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला करे। और हमारी एक इस्तदा ये भी थी कि फुल कोर्ट का सुनना चाहिए ताकि सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये नहीं कि उसकी अपील क्योंकि प्रोवाइड कर दी गई है अब उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इसको फुल कोर्ट सुन के इसका करे, उसका हतमी एक कोई हल निकाले, सिर्फ कोई ऑर्डर पास ना, क्योंकि ऑर्डर तो आपने देखा असगर खान केस में भी पास हुआ और धरना केस में भी, और उसका आपने देखा गवर्नमेंट पर छोड़ा गया उसका, तो उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दिया आपने। ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बात कही आज। तो ये हम चाहते हैं इसका जो भी हल हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी की कार्रवाई हो और वहीं से इसका हल निकाला जाए और इसको रोक दिया जाए कि आइंदा कभी ना हो, और जिन लोगों ने किया है उसको उनके सख्त सजाएं दी जाए। ये हमारा एक मौक़िफ़ था जी। अच्छा पाशा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जनाब मोहतरम आबिद जुबैरी साहब की, और बाद में ये कमेंट्स भी आए और ये तजावीज़ भी आई कि जी ये एग्जीक्यूटिव के पास जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर फैसला करें, पार्लियामान इस पर फैसला करे, और ये एक तीसरी राय जो इन्होंने भी कही। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसमें कोई मौसर किरदार अदा कर पाएंगे पाशा साहब? कई साहब, बात ये है कि
उसका हशर भी वही होगा जो कि कमीशन बना था ये धरना केस पे और उन्होंने तमाम को क्लीन चिट दे दी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी और उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं अपने भाई ज़ुबैरी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ रखूँगा इस बात पे कि अब चूँकि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो हैं वो हो रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और इसी तरह उसी में प्रोवाइड कर दिया गया कि अपील भी रखी गई है कि अगर 184(3) की सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उसमें चूंकि पहले अपील का हक नहीं था तो अब इसमें अपील प्रोवाइड कर दी गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कमेटी ने, जो इस वक्त कमेटी है, उन्होंने जो ये 6 मेंबर्स बेंच पे इत्तफाक किया उसको उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि इसकी अपील अगर कोई मुतासरा फरीक होता है तो फिर उसकी अपील जो उसके लिए इससे बड़ा बेंच दरकार होगा और जो यकीनन बाकी जजेस जो रह गए हैं वो। तो मेरा नहीं ख्याल, पहले जब हम कहते थे, आपको याद होगा पिछले साल के जी के फुल बेंच बनाए, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था, तो ये सारे दोस्त हमारे कहते थे कि नहीं ये 3 जजेस काफ़ी हैं, 184(3) है, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी भी उसी इन्हीं की बात को मैं लेके कह रहा हूँ कि अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है नाफजुल अमल है, उसी के तहत बेंचेस की तश्कील हो रही है और उसी के तहत ही अब अपील में जाएगा। और नंबर 2 बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि एक चीज़ पे कंसेंसस है तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स और स्टेक होल्डर्स का बशमूल जुडिशरी का, कि हमें पाकिस्तान की आवाम को आज़ाद अदलिया चाहिए और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ इतना है कि कानून पहले भी मौजूद है, अगर कोई नया बनाना है वो भी बना ले बेशक, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। आपको याद होगा कि कादी फाइसा साहब ने धरना केस में 2019 में पैराग्राफ नंबर 35 में एक सजेशन दी थी, ऑब्जर्वेशन दी थी और डायरेक्शन दी थी हुकूमत वक्त को कि आप ये कानून साजी करें। अफसोस इस चीज़ का है कि 5-6 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत ने, जो भी हुकूमत आई है, उन्होंने कानून साजी नहीं की और वो मामला ऐसे ही पड़ा है। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, देखें कानून इस वक्त भी मौजूद है, इन लेटर एंड स्पिरिट उनकी जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कंप्लायंस नहीं होती, तो जो बेरा रवी है और गैर कानूनी जो इकदाम है वो होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुनहरी मौका है और ये अपॉर्चुनिटी अदलिया को भी, वकला को भी ये मिली है। तो एक ऐसा वर्डिक्ट आना चाहिए और जो प्रैक्टिकल हो, जो नाफजल अमल हो। कम अज कम कल, आज बड़ी खूबसूरत बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि कल ये ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई और बेंचेस यहाँ पे बैठे हो और वो भी यही बातें दोहरा रहे हो जो अभी हम कर रहे हैं। इससे अब आगे जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ देखना चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और जो किरदार है उनको बेनकाब करके उनको सजा देना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये बात तो बड़ी अच्छी की हसन रज़ा पाशा साहब, और हमेशा अच्छी बात ही करते हैं और पॉजिटिव भी है ज़ुबैरी साहब। मगर ज़ुबैरी साहब, अगर आप क्वालिटी देखें, वैसे तो पिलर हैं स्टेट्स के, हम उनका एहतराम भी करते हैं, पार्लिमान हमारा सबसे मोहतरम इदारा है, लेकिन बात इदारे तो लोगों से बनते हैं। जब ज़ाती ताले आजमाई हो, जब रियासत के अंदर आप इक़्तिदार में आने के लिए जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हों, तो फिर इतनी स्पाइन तो नहीं होती, इतना मेटल तो नहीं होता कि आप इस तरह के बड़े डिसीजन ले सकें। एक राय है, गलत हो सकती है, आपकी इस पर क्या राय है आबिद ज़ुबैरी साहब? देखिए, बिल्कुल आप, हर इदारा हमारे मुल्क का इज़्ज़त के काबिल है, मतलब चाहे वो पार्लिमान हो, अदलिया हो या एग्जेक्टिव हो, सब उनका अपना रोल है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, वो अपने अपने उसमें काम करते हैं। लेकिन आपने वजह फरमाया कि जब सिविलियंस खुद ही अपनी जो पावर है और डेमोक्रेटिक राइट्स सरेंडर कर दें, तो फिर हमारे पास क्या चारा रह जाता है? अदलिया। हम अदलिया के पास जाएं। आपने देखा पिछले दिनों में किस तरह से कानून साजी हुई। अब जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा सर, जब 2018 में गवर्नमेंट बनी, जो भी गवर्नमेंट आई, आपने देखा उसमें कितने वोट पड़े। लेकिन जब वो एक्सटेंशन का लॉ आया पार्लियामेंट में, जो जितने पार्लियामेंटेरियंस ने सब ने वोट किया उसके फेवर में, मैंने कोई ऑपोजिशन ही नहीं थी वहाँ। तो ये देखें ना, मतलब कि ये आप खुद गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अपनी पावर किसी और को दे दे
उसके ताबे हो जाए तो बड़ा अफसोस है। हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट मजबूत हो। अच्छा, वन मोर थिंग आबिद ज़ुबैरी साहब, एक आपसे ही बात पूछता हूँ और फिर यही बात पाशा साहब की तरफ भी लेके जाऊँगा। डू यू सी दिस होल प्रोसेस हेडिंग टुवर्ड्स सम लॉजिकल एंड, या कोई इसकी कोई नतीजा निकलता नज़र आता है आपको ज़ुबैरी साहब? देखिए जब भी हमारी दरख्वास्त यही होगी कि अभी सारे जजों को सुन लें, अगर इसमें भी स्प्लिट डिसीजन आ जाए तो क्या नतीजा निकलेगा। फैसला ये करना है आज़ाद। अगर पार्लियामेंट की तरफ ये मामला भेज दिया जाएगा, जो हम कह रहे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जाके इस पर कानून साजी करेगी। जैसे अभी हसन भाई ने खुद फरमाया कि वहाँ क्या होगा, कानून तो अभी भी मौजूद है। आर्टिकल 204 आइन का कहता है कि कोई कंटेम्प्ट की पावर होती है हाई कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स के पास। फिर आपके पास मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कानून है कि वो अपने स्फीयर में काम करेगा, वो किसी में मुदाखलत नहीं करेगा। और इनका तो ओथ भी होता है, आपने शेड्यूल 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते हैं इंटरफेरेंस होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और चीज़ आगे बढ़ाता हूँ। बाकी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अपने मुल्क, जिसमें जज साहब खुद कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स वगैरह को आपने जो पिछले दिनों में देखा है उसमें क्या हो रहा है, कहाँ जाए इंसाफ के लिए, बेलें मिलती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, फिर ये क्या इंसाफ है? ये मतलब फिर जो असद रज़ा पाशा साहब जिसका जिक्र ये ज़ुबैरी साहब कर रहे हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी जब जज साहब खुद भी तो इस पे प्रोसीड कर सकते थे। 6 जजेस जो हैं, दे वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन दे रोट अ लेटर टू द अपेक्स कोर्ट। लेकिन उनके पास अपने पास भी तो था कि दे कुड हैव एक्टेड, चाहे वो शौकत सिद्दीकी साहब का केस हो, वो भी हमें कुछ 3 महीनों बाद पता चला, और ये भी, यानी ये इसको आप क्या कहेंगे पाशा साहब? काई साहब, इस खत में इन्होंने उसकी रीजनिंग दी और उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फैसला आने के बाद हमें हिम्मत हुई और हमने ये खत लिखा। और दूसरी बात, क्लियर कट वर्ड्स में ये लिखा कि हम शायद इतने बहादुर नहीं हैं जितने काजी फाइज़ साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं। बहरहाल हर एक का अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। हम ये समझते हैं कि देर राय दुरुस्त है, अगर ये आ गए हैं तो इनको हमें देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। हमने हमेशा बतौर बार कौंसिल हो या बार एसोसिएशन हो, जजेस का साथ दिया है जहां पे जजेस पे मुश्किल वक्त आता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात हमने ये फील की है कि ये तमाम मलबा अभी आज भी एक जो सजेशंस आई उसमें बार एसोसिएशन पे फेंक दिया गया। शायद वो पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी सजेशंस थी या मुझे मिक्सअप हो गया, तो ये भी मुनासिब नहीं है। इसमें और बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखना चाहिए। सारा मलबा अगर आप बार के मेंबर्स या बार के नुमाइंदों के पे छोड़ेंगे तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। ये बार एसोसिएशंस ही हैं जो कि आपके साथ खड़ा होती हैं, और आज भी बार एसोसिएशन हो, बार कौंसिल हो, बड़े फर्म हैं। आज पूरी लीडरशिप पाकिस्तान बार कौंसिल की भी मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी थी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी, और किसी ने भी आजाद अदलिया से कम, तो मैं समझता हूं कि हमें भी कहते हैं जब जरूरत की हमें वो समझें, हम आपके साथ हैं और हम आइन की बालादस्ती के लिए आपसे अच्छा एक और वक्त की कमी के बायस मैं ज़ुबैरी साहब अब ये भी तो देखें ना, हमें यानी धड़े बने हुए नज़र आते हैं। 2 फाजिल जजेस हमारे जो हैं वो इससे पहले इस्तीफ़े दे के चले गए, उनके बारे में जो पॉलिटिकल एलीट ने कहा वो आपके सामने है। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आप जुलूस लेके आ जाएं और जजेस का नाम लें, उनकी फैमिली मेंबर्स का नाम लें, तो डोंट यू थिंक कि जब ये खुद ही आपस में जो पिलर्स हैं उनकी इतनी मोहब्बत हो और यगानगत हो तो फिर ये काम अधूरे ही रह जाते हैं? ज़ुबैरी साहब
हाँ बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि बिल्कुल पिछले दौर में जब मैं सदर था और हमारे भाई जो थे वो चेयरमैन एग्जेक्टिव थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ धरने दिए, गालियाँ दी गई, पॉलिटिकल रैलीज़ में तस्वीरें लगा के उन लोगों को, जजों को पॉइंट आउट किया गया कि ये फ़लाना जज है, उसकी फैमिली, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन जिन जजों के ख़िलाफ़ किया उन्होंने, अगर उस वक्त वो खड़े हो जाते, जो हम कहते रहे कि आप खड़े हों, अगर इसको रोकें आप चीज़, अगर ये यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये आगे और आएगी। और आपने देखा, आपने भी फरमाया कि ख़त उन्होंने देर से लिखा। जी वो जजेस पिछले साल ये अपना मुद्दा लेके चीफ जस्टिस के पास गए, हाई कोर्ट के, वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट आए, वहाँ तीनों सीनियर जजेस बशमूल आज के हमारे चीफ जस्टिस साहब से मिले, वो ख़त में लिखा हुआ है, वहाँ से भी कोई देखे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ख़त नहीं लिखा गया चीफ जस्टिस साहब को उस ज़माने के कि जी आप ये 6 जज आए, इनके मामले पे आप करें। लेकिन अब पॉइंट इज़ दैट के, और आज वो बात जो वो कर रहे थे, एक बात कही गई कि जी अभी ये चीज़ नहीं हो रही। अच्छा नहीं हो रही तो फिर नहीं हो रही, आपका कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन आज जो पढ़े गए नोट्स, हसन भाई में मौजूद थे, मैं भी वहाँ था, तो आप देखिए उसके अंदर क्लियर ही उन सारे हाई कोर्ट के जजेस ने अपने फुल कोर्ट के बाद क्या है कि ये हो रही है, अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है, आप हमें मजबूत करें। यही वो बात कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि जी एक फायर वॉल होनी चाहिए ताकि उसके अंदर, देखिए उन्होंने कहा हर कोई, उन्होंने खुद कहा मंसूर साहब के चीफ जस्टिस साहब की तरफ इशारा करते हुए कि हर कोई आपकी तरह मजबूत नहीं हो सकता, आपको इंस्टीट्यूशन, देखिए मेरे और आपके पीछे, जैसे मेरे पीछे इंस्टीट्यूशन खड़ा है, आपके पीछे खड़ा, आपके खड़े, तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पीछे आपका इंस्टीट्यूशन है। अगर नहीं होगा इंडिविजुअली, आप हो सकता है इतने मजबूत ना हो। तो हर इंसान, देखिए इंसान, अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है इंसान को, तो ये आपका इंस्टीट्यूशन की मजबूती होती है। जब इंस्टीट्यूशन आपके पीछे खड़ा होता है, आप में हिम्मत आ जाती है। फ़ोन आपको नहीं आएगा, आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अप्रोच उसी को किया जाता है जो अप्रोच करता है, फ़ोन उसी को किया जाता है जो फ़ोन उठाता है, लेकिन हर कोई में इतने मजबूत नहीं होते। तो इसको रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका सर अभी, और इस मामला यहाँ नहीं फैसला हुआ, तो फिर ये हम, जैसे आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो हम खो देंगे सर। तो इसको ताक होके हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं उसको करके प्रपोजल्स मांगे गए। आबिद ज़ुबैरी साहब, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, दुआ है कि जो हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो और रवायात जो हैं वो कायम हों। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक। वेलकम बैक। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो गंदम की दरामद का क्या मामला है, $1 अरब की क्या गंदम मंगवाई गई, इसके साथ किसान बड़े एहतजाज के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि मेन आर्टरीज बंद कर देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोखर, सदर किसान इत्तेहाद। थैंक यू वेरी मच खालिद खोखर साहब। ये क्या मामला है? हम तो पूरे बड़े सगीर की बास्केट थे और ये प्लेन्स ऑफ पंजाब और ये क्राइसिस। सर देखें ना, इस मुल्क में हमेशा माफिया की जीत हुई है और आम आदमी की शिकस्त हुई है। माफिया ने हमेशा लूटा है और आम आदमी लूट गया जी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि इंटरनेशनल रेट गंदम का बहुत कम हो गया, $550 से $200 पे आ गया और पाकिस्तान में रेट थोड़ा ज़्यादा था उससे। तो माफिया ने उससे फ़ायदा उठाते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ साज़बाज़ करके कि हम बाहर से हमें गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। जब वो इजाज़त लेने लगे तो जो पहली समरी बन के आई वो थी 10 लाख टन की, और उसमें था कि 30 जनवरी तक आप मंगवा लें। तो मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने वो समरी फाड़ दी, नई समरी के लिए कहा कि इसको कैप ना करें, कभी आपकी इंपोर्ट नहीं हुई ऐसी जिसको कैप ना किया जाए। हद मुकर्रर की जाती कितनी, उसको ओपन कर दिया, जितनी मर्ज़ी को इंपोर्ट करे, और डेट को कर दिया 31 मार्च की डेट कर दिया, जबकि फरवरी एंड पे हमारी अपनी सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च में वो मुकम्मल आ जाती है। यकम अप्रैल 2024 के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास को 43-44 लाख टन पिछले साल की गंदम अपनी पड़ी हुई है, यानी कि इन्हें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब माफिया को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक और ढोंग रचाया गया, और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरती से, यानी कि इतनी अक्लमंदी से किसी को पता ही ना चले कि इन्होंने किया है। जो गंदम अपने पास पड़ी थी 43 लाख या 44 लाख टन जो पड़ी थी, उस गंदम का रिलीज़ रेट था 3900 रुपया। उसको 4785 किया गया फ्लोर मिलों के लिए ताकि वो ना उठाएं। जो बाहर से गंदम माफिया लेके आ रहा था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इजाज़त दी, वो लेके आ गया और वो 43, 44, 4500 में वो बिकनी शुरू हो गई। साफ ज़रा फ्लोर मिलों ने 4785 वाली नहीं लेनी थी, उन्होंने 43-4400 में लेनी थी।
इससे सर हुआ ये कि एक तो $1 बिलियन आपका ज़र मुबादला किया। दूसरा नुकसान आपका ये हुआ, जो आपके पास अपनी गंदम पड़ी थी जो आपने सेल नहीं की, वो एक तो गोदाम खाली ना हुए, दूसरा उसके को 150 अरब रुपए उसके ऊपर सूद बन गया जी। ये हुकूमत का नुकसान हुआ और बहुत बड़ा लॉस है जी। काश्तकार का नुकसान ये हुआ कि काश्तकार ने जो गंदम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये दी गई थी, हालांकि पिछले साल भी यही थी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बड़ी उसको चेंज भी नहीं किया गया। हालांकि जब हमने काश की थी उस वक्त हमें जो कहा गया था 4000 रुपये रेट का कहा गया था, लेकिन 3900 चलो। इन्होंने उससे काश्तकार को जो रेट इस वक्त मिल रहा है वो मिल रहा है 2903 1000 रुपये कम मिल रहा है तकरीबन। ऑलमोस्ट हम बड़ा मैं मिनिमम हो कर 8 से 900 अरब रुपया काश्तकार की जेब से निकल गया, उसको कम मिला। आप ये मुझे बताएं कि जो जितना एक ये 2900 दे रहे हैं उसकी कास्ट कितनी पड़ी? सर मैं आपको 1 मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लें, मैं आपको वो भी बताता हूँ सर। एक तो नुकसान हमारा ये हो गया, दूसरा मुल्क का जो नुकसान हो गया और हमारा भी नुकसान होगा। गंदम के रकबे के बाद आपकी 2 मेजर फसलें हैं, बड़ी फसलें हैं जी, एक चावल है एक कपास है। अगर गंदम के काश्तकार को पैसे नहीं मिलेंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो इन फसलों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर जब अगले साल वो गंदम लगाने लगेगा, वो डरा हुआ है, इस वक्त सहमा हुआ है, वो उस काश्त में 15-20% 30% कमी ला सकता है, जो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप फिर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। फिर इम्पोर्ट सर आप ये देखें, इस मुल्क में सर माफिया कमा रहा है। जब इंटरनेशनल रेट हमसे डबल था, उस वक्त जहाँ से स्मगल करके उन्होंने पैसा कमाया, और बात हो रही है यहाँ से बाहर बेच के पैसा कमाया, और फिर पब्लिक ने भुगती उस वक्त भी। यानी कि पिछले से पिछला हमने 2200 रुपये मन गंदम बेची, इधर कमी होगी, इधर कमी, एंड कंज्यूमर ने खरीदी 6000 रुपये मन। आज बात हो रही है ना कि रोटी सस्ती करनी है। मैं चाहता हूं कि आम आदमी को रोटी 5 रुपए में मिले, रोटी उसको मुफ्त मिले आम आदमी को, गरीब आदमी को, लेकिन काश्तकार के खून से तो ना करे ना। काश्तकार का मौशी कत्ल तो नहीं होना चाहिए ना। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करे। लेकिन ना इस वक्त काश्तकार के जो हालात हैं, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं। काश्तकार के हालात इस वक्त बहुत बुरे हो चुके हैं। मैं आपको सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी ज़राअत तकरीबन 3 साल पीछे चली गई सर, और किसान 5 साल पीछे चला गया है। अगले 5 साल किसान पूरा जोर लगा ले, ये कभी उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से वो भी अल्लाह ताला पूरी करना चाहे पूरी होगी। देखिए सर, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी यूरिया 150 अरब रुपया काश्तकार ने इस फसल में यूरिया का एक्स्ट्रा अदा किया है सर इस साल, असल रेट से ज़्यादा। सर ब्लैक में ली है, ब्लैक में लिया टोटल जी। जो 3400 3500 3600 रुपये रेट था, वो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो देखे ब्लैक हो रही है। सर रियासत की रेट काश्तकार के लिए है सर। पिछले साल 3900 रुपये रेट था गंदम का। हमारे घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठाई गई, हम सीड के लिए नहीं रख सकते थे, हम अपने नौकरों की तनख्वाह नहीं रख सकते थे अपने घर में। हमें कहा गया 25 मन से ऊपर नहीं रख सकते। हालांकि एक काश्तकार का जो खर्चा होता है, जो बड़ा फार्मर है, उसका 1000-1500 मन उसका खर्चा होता है साल का। मुलाजमों की तनख्वाह, मुंशी की तनख्वाह, फलां ये वो सारे बीज के लिए, सबको लिए। लेकिन हमें नहीं रखने दी, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज ये कहते हैं जी हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं खरीद कर रहे। भाई अगर आपने नहीं खरीदनी थी तो कम अज़ कम चाहिए था काश करने से पहले हमें एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ जब ये गंदम में इंपोर्ट की गई, जिसके बारे में आप केयर टेकर्स को कहा जा रहा है, उस वक्त गंदम जो है बाहर सस्ती थी और यहाँ महंगी थी, ज़ाहिर है इसलिए इंपोर्ट की गई। ऑफ कोर्स इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया। और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे रेट उस वक्त कोई तकरीबन जो चल रहा था वो था, हमारा जो रेट था 3900 था, उसको बढ़ा के रिलीज़ रेट को बढ़ा दिया इन्होंने ना। यानी कि वो उस वक्त गंदम तो पड़ी थी ना फूड डिपार्टमेंट के पास या पास्को के पास पड़ी थी, इन्होंने उसका रिलीज़ रेट 4785 कर दिया ताकि फ्लोर मिल वाले ये गंदम ना उठाएं, जो बाहर से गंदम आ रही है वो खरीदें। यानी ये बड़ी गेम की गई है इसमें टोटली, यानी कि करप्शन है। मुझे स्टील मिल वाली कहानी याद आ रही है कि वो कैसे बने। अच्छा, अब आगे आते हैं, क्या लाहे अमल है आपका? आप आज मैं डॉन में देख रहा था कि, और मुझे एक ख़त भी आया कि इंडिविजुअल मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, किसान हैं या ज़िम्मेदार हैं, कि जी हम खुदा न खास्ता अपनी प्रोटेस्ट के लिए हम मेन आर्टरीज़ जो हैं और ये वहाँ पे, और कुछ लोग आपके उठाए भी गए शायद, तो वो क्या कैफियत है? सर मैं आपको अर्ज़ करूँ सर, हम सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि क्लर्क हड़ताल करता है, कलम छोर हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम किसान सोच रहे हैं कि हम अपना काम कम कर दें।
हम शहरों में दूध ना भेजें, हम सब्ज़ी रोक दें, हम दालें रोक दें, हम गंदम रोक दें, हम फ्रूट रोक दें। लेकिन इस तरह तो जिस तरह शहर के जो आम आदमी को नुकसान होगा, इस तरह आपका भी होगा। मेरी पूरी अर्ज सुन लें, यानी कि आप यकीन कर लें, लेकिन उसके बाद हमें एक चीज़ का खौफ रहता है, अल्लाह का खौफ, कि काश्तकार जो है ना वो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। ये हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई हुई है। इस खौफ से हम इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है कि कल सुबह किसी के सामने खाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन रज़ाक मेरे अल्लाह की ज़ात है। तो हम इसलिए इस खौफ से हाउ वुड यू कंटिन्यू योर स्ट्रगल, कैसे अपनी लड़ाई इस जंग को? लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, हमें जो नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा कपास में काश्तकार का नुकसान हुआ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई काश्तकार को नहीं मिली। मक्की में काश्तकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, जब काश्तकार की आई तो 4200 रुपये रेट था, जब उसके बाद फौरी वो रेट 1500 पे पहुँच गया, यानी काश्तकार ने उसमें से बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मक्की में भी चावल का रेट इस दफ़ा नहीं मिला जो पिछले साल रेट था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, DAP महंगी, बिजली महंगी, यूरिया तो अवेलेबल नहीं थी। यूरिया की अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे आप सर हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है सर। सर यूरिया के ऑफिशियल कंट्रोल रेट 5 हैं सर। वो क्यों, क्या उनकी क्वालिटी ना एक चीज़ सेम। सर मैं इस्लामाबाद को 10 दफ़ा गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ प्लांट को गैस मुख्तलिफ रेट पे है। सर मैंने हाथ जोड़े हैं उनके आगे कि खुदा के लिए आप एक रेट कर दें। आप देखें ना, एक वो रेट क्यों मुख्तलिफ देते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स को? सर उनकी अपनी मर्जी है सर, उसमें हमारा क्या मर्जी? वहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं फैसला उन्होंने करना है, आप और मैंने फैसला नहीं करना। पाकिस्तान के लिए कोई फैसला नहीं होना। सर अब आप ये देखें ना, पिछले दिनों में अब तो रेट कुछ बढ़े हैं, और जी पिछले दिनों में रेट था, एक का 3400 था, एक का 3700 था, एक 4000 था, एक का 4300 था, एक का 4700 खोखर साहब, हम आपको मुसलसल टाइम देते रहेंगे क्योंकि किसान जो है वो फंडामेंटल बैक बोन है। 67% जो है हमारी जो वर्क फोर्स है उससे एसोसिएटेड है। अब मुझे आखिरी सवाल ये बताएं, वक्त की कमी है, कि अब आप अपनी इस कैसे अपनी इस दर्द को, दुख को सरकार तक पहुंचाने का क्या सर मैं आज अब कैबिनेट का फैसला आपको पहले तो बता दें, तो आज कैबिनेट ने जो फैसला किया, कैबिनेट पंजाब कैबिनेट ने आज फैसला कर लिया कि काश्तकारों से गंदम हमने खरीद नहीं करनी, ये फैसला हो चुका है। ठीक, यानी कि काश्तकार की कमर में छुरा नहीं कौंपा गया, आज ब्रस्ट मार दिया गया, काश्तकार को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। एक दूसरा, मैं गुजारिश करता हूँ अभी टाइम है कि हुकूमत के कैबिनेट अपना फैसला बदले और काश्तकार से ख़रीदे, वरना ये ज़राअत ख़त्म हो जाएगी। आप हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। वजह यही पॉलिसियाँ गलत होने की वजह से, ना यहाँ पे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट है, ना मार्केटिंग मैकेनिज्म है, कोई चीज़ नहीं है। काश्तकार को पाकिस्तान। खोखर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, मगर हम आपसे वक्त लेते रहेंगे। आज दूर मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो इश्यूज़ हैं ये बड़े फंडामेंटल हैं। रोटी की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है। हम आपको दोबारा भी तकलीफ़ देंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे और ये इशू हम उस वक्त तक उठाई रखेंगे जब तक जो है किसानों के दुख दर्द दूर नहीं होते। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ शख्सियत, दानिशवर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कसूरी साहब, आज दो इश्यूज़ पे आपसे रहनुमाई हमें चाहिए होगी। एक तो हमारे हमसाए में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक इस पे बात करेंगे, और सीज़ फायर की जो ऑफ़र है उस पर। मगर पहले मैं इलेक्शंस की तरफ आता हूँ। आज मैं जब कसूरी साहब देख रहा था तो वहाँ पे जमहूरियत के साए तले जो एक फाशिज़म चल रहा है वो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे इलेक्टरल लॉज चेंज हो रहे हैं, रियासती इदारे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं लॉयल्टीज़ को चेंज करने के लिए, और वो एक अजीब सा सिलसिला है। इलेक्शन कमीशन की जो वो बॉडी है चेंज कर दी गई है, उसमें PM साहब खुद बैठ गए हैं और हुकूमती अहदेदार हैं। डू यू सी ये जो डेमोक्रेसी है ये इज़ इट लीडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ फॉशिज़म, या इस तरह थियोक्रेटिक स्टेट बनती चली जा रही है हमारा हमसाया? कसूरी साहब देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़ी देर से नज़र आ रहा है। इसका पहला सबूत तो ये है कि बड़ी कॉन्शियस एफर्ट्स की गई हैं
कि जो हिंदुस्तान का आइन पंडित जवाहरलाल नेहरू के और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलके बनाया था, और गांधी जी जिस मूवमेंट की क़यादत कर रहे थे, उनको अफेक्टिवली उसको कहते हैं ना, ब्रिक बाय ब्रिक डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ताकि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान ना रहे। ये बिल्कुल एक नया हिंदुस्तान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख, क्रिश्चियंस और जो लोअर कास्ट के बहुत से लोग हैं वो भी अपने आप को इससे बाहर समझेंगे, और ये लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा। आपने ऑलरेडी देखा है कि सिखों में कितनी रिजेंटमेंट है कि सारे वेस्ट में, कनाडा तो एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ तो बहुत से सिख वज़ीर भी हैं, लेकिन जो खालिस्तान मूवमेंट है उसका परवान चढ़ने का एक बहुत बड़ी वजह प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज़ हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि ये कोई नई चीज़, इलेक्शन में तो कुछ भी नहीं हो रही। वहाँ का जो मीडिया जिसको मैं जानता था, मैंने इंडियन मीडिया से बहुत ज़्यादा डील किया है, और वो जो भी वो लिखने वाले थे पीस के बारे में या रीजनलिज्म के बारे में, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बड़े बड़े चैनल से निकाल दिया गया है, और उनकी जगह, और फिर जो इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया टेक ओवर किया है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक इंडियन जुडिशरी का ताल्लुक है, मैं इंस्टीट्यूशंस का जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी देर से नज़र आ रहा था, क्योंकि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, ये सारे कॉमन लॉ सिस्टम जो बरतानिया से इनहेरिट किए गए हैं उस पर बेस्ड है। उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो हेबियस कॉर्पस पिटिशंस हैं, यानी जिसमें किसी बंदे की आप आज़ादी सलब कर लें, तो वो अदालतें उसको टॉप प्रायोरिटी देती हैं। हिंदुस्तान में तो कई कई साल केस सुने ही नहीं गए, जब कश्मीर में लोगों को उन्होंने हब्से बेजा उनको रखा गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था, कई कई साल उनके केस नहीं सुने जा रहे थे। तो ये तो जो आपको इलेक्शन के वक्त नज़र आ रहा है, इसकी ग्राउंड तो बड़ी देर से प्रिपेयर की जा रही है कि अगला जो इलेक्शन है, अब मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन एफर्ट तो पूरी है कि मोदी साहब जीतें, और ना सिर्फ जीतें बल्कि 2/3, कई लोग तो कह रहे 3/4 उनको अक्सरियत मिले। एफर्ट्स तो इस चीज़ की हो रही हैं, तो उसमें चाहे जुडिशरी हो या कोई भी इदारा हो, उनको आहिस्ता आहिस्ता इतना मरूब किया गया है। इंडियन मीडिया बड़ा, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और उसके बाद हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा लाइवली था और इंटरनल डिबेट बड़ी थी, तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ जो उन्होंने हालात पैदा किए। लेकिन इसकी कीमत बहरहाल भारत को अदा करनी पड़ेगी। जैसे हमने माजी में कुछ गलत पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, तो आज तक हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। भारत को इससे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि किसी मुल्क में अगर 3-4% लोग भी उसके खिलाफ हो जाएं या फिफ्थ कॉलम हो जाएं, तो मुल्क की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाती है। और भारत की आबादी, अगर आप मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियंस और शेड्यूल्ड कास्ट को मिला लें, तो ये तो मेरा ख्याल है कि 48-49% आधी आबादी इन लोगों की है। अच्छा, ये भी फरमाइए कि अब तो ये एक तश्तज़बाम हो चुका है कि वो असैसिनेशंस करवा रहे हैं। वाशिंगटन, गालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट में था कि वाइल ही वाज इन ऑन हिज विजिट टू अमेरिका, तो वहाँ फिर जो वाक़या कनाडा में हुआ, हमारे यहाँ भी उन्होंने असैसिनेशंस करवाई। तो वाई वर्ल्ड इज़ सो साइलेंट, वो ये किस तरह उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं? जी, बड़ी अफसोस की बात है, वर्ल्ड इसलिए साइलेंट है कि मैं तो अभी चाइना से वापस आ रहा हूँ होके, मैं एक डेलीगेशन लीड कर रहा था एक थिंक टैंक का। दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका और उनकी लीडरशिप में एक हद तक यूरोपियन यूनियन, हालांकि यूरोप के बहुत से लीडर्स इस पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर उससे हम आहंगी नहीं है उनकी, लेकिन
ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि चीन की जो राइज है वो इतनी स्पेक्टेकुलर है कि उनको ये डर पड़ गया है कि हालांकि अभी पर कैपिटा इनकम चीनियों की बहुत कम है अमेरिकन से और यूरोप से, लेकिन जिस तेज़ी में वो बढ़ रहा है और जितनी उसकी आबादी है, अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे तो उनकी तो जीडीपी कई गुना अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी। तो वो ऑलरेडी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी थ्रेट है और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके बॉर्डर पे इंडिया को तैयार करें चाइना के खिलाफ, और उसकी वजह से बहुत से उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जो इक़्तिदार मगरिब जिसको बहुत उनका प्रचार करता है ह्यूमन राइट्स का, रिलीजियस फ्रीडम का, मीडिया फ्रीडम का, जुडिशल इंडिपेंडेंस का, जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो आम तौर पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। हालांकि जो प्राइवेट इदारे हैं वेस्ट में वो तनकीद करते हैं हिंदुस्तान पे, लेकिन जो उनकी हुकूमतें हैं वो तो बिल्कुल चुप साध कर लेती हैं। अच्छा कसूरी साहब, हमने नेहरूवियन सोशलिज्म का अशर देखा, फिर इन्होंने बहुत अच्छा सेकुलरिज्म बेचा, वो भी नहीं बिका, और अब ये आ गए हैं हिंदुत्वता बेचने पे इस पे। तो और उसकी यानी जो सबसे जदीद तबका होता है वो सरमाएदारों का होता है, अंबानी है, अदानी है, बहुत बड़े बड़े उनके नाम आते हैं फार्चून में और पता नहीं कहाँ छपते हैं, फोर्ब्स में, वो भी इस रुजतियत को सपोर्ट करते हैं। डोंट यू थिंक इट इज़ आल्सो द क्राइसिस ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म? देखिए प्रॉब्लम उसमें यह आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत पुराने कैपिटलिस्ट थे और जो नए लोग आए हैं जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफ़ी पहले थे, लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं। बिरलाज और टाटास जो थे, ये ख़ास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अडानी तो इन पर्टिकुलर ये समझा जाता है कि उनके बिल्कुल कंप्लीट बैकिंग कर रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वहाँ उन्होंने छापी हैं फिगर्स कि जिन्होंने इलेक्शन में फाइनेंसिंग की है वो 70-80% फाइनेंसिंग तो बीजेपी को ही है। तो इंडिया का जो कैपिटलिस्ट है वो बैक कर रहा है बीजेपी को, इसमें कोई दो राय है नहीं। बल्कि अफसोस की ये बात है कि राइजिंग मिडिल क्लास जो अमूमन ऐसी इक़्तिदार की प्रचार करती है जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यह हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये कह सकता हूँ जब इतनी बड़ी गलतियाँ की जाएं तो उनका फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अच्छा मैं इस पे तो बड़ा मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ। समहाउ किसी सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए, एक तो वजूहात क्या है और दूसरा मैं आज कोशिश कर रहा था कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। बड़ी क्लैरिटी कम थी जितनी रिपोर्ट हुआ है कि जी किस बुनियाद पे वो करना चाह रहे हैं और बड़ा एहसान अजीम कर रहे हैं वो हमास पे और गज़ा पे। ये मजबूर क्यों हुए और ऑफर क्या कर रहे हैं हमास को या गज़ा के बासियों को? कसूरी साहब देखिए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा तरीका है मैं ऑफिस में कोई टीवी शीवी नहीं सुनता, लेकिन जो मैंने सुबह CNN BBC देखा है या अल जज़ीरा, वो क्लियर था कि अब कह रहे हैं कि अग्री कर गए हैं। ये मुझे नहीं पता कि पिछले 4 घंटे में वो अग्री कर गए या नहीं, लेकिन लग ये रहा था कि इन पे प्रेशर इतना अनबेरेबल आ रहा है क्योंकि जो पता नहीं 7वीं 8वीं दफ़ा तो वहाँ ब्लिंकन पहुँच चुके हैं वहाँ। और जो बुश जो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में देखा है और जो मैंने पढ़ा है उनके कॉलमिस्ट जो है फ्रीडमन, वो क्लियर हो रहा है उससे कि उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने जो पब्लिकली नहीं कहा वो प्राइवेटली कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप रफ़ा में घुस गए। तो फिर यह है कि उनको ये भी डर है कि उनके वो वेपन्स भी नहीं मिलेंगे और उनको एक बेट के तौर पर यह दिया गया है कि अगर आप अमन कर लें तो बाकी अरब दुनिया और मुसलमान दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत बेहतर होगा। फिर ये कि अमेरिकन जूस की बहुत सी तंजीमें और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं
वो ये रियलाइज करने लगे कि इनकी वजह से अमेरिका और यूरोप में जो जूस हैं उनके ऊपर भी नज़ला गिर रहा है और जो इनके खिलाफ सेंटिमेंट है बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो आप यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में, इट्स अ गुड थिंग, उसमें जो स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं और जो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि जो ये इजराइल कर रहा है ये ह्यूमन राइट्स की टोटल वायलेशन है और ये जेनोसाइड के मतरादिफ है। फिर प्रेशर इनसाइड इजराइल भी बढ़ रहा है क्योंकि जो एक तो पहले ही बहुत लोग इनके खिलाफ थे, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कई महीने को 7-8 महीने वहाँ जुडिशल क्राइसिस चला था जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते थे और आबादी इनकी इजरायलीज की सड़कों पे आ गई थी। 6-7 महीने टेंट लग गए थे सड़कों पे, इनकी हुकूमत रहने के चांसेस कम थे। अब वो तबका तो वैसे ही खिलाफ था। उसके अलावा जो ये हॉस्टेजेस पकड़े गए हैं उनके रिश्तेदार ये समझ रहे थे कि जी ये 1 महीना या 2 हफ्ते 4 हफ्ते में हमारे रिश्तेदार वापस आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी अमवात की खबरें आ रही हैं। उनको ही डर पड़ा है कि अगर नेतन्याहू बाज ना आया और ये जंग जारी रही और वो रफ़ा में घुस गया तो ठीक है, अगर कुछ मारे गए उसके अंदर ये फ़लस्तीन ये हमास के लीडर्स तो उनके भी जो हॉस्टेजेस वहीं रखे हैं ना उनका भी तिया पांचा हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर इजराइल के अंदर से ही पड़ रहा है, अमेरिका और यूरोप से पड़ रहा है और फिर उनको ये एक किस्म की कैरेट पेश की जा रही है, एक उनको ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि अगर आप अग्री करते हैं किसी रीजनेबल सेटलमेंट पे, 2 स्टेट सोल्यूशन पे, तो फिर आपके साथ सऊदी अरब और अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया भी आपके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेगी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उनको तरगीब दे रही थी। लेकिन मैंने जब खबरें सुनी थी उस वक्त ये ऐलान नहीं हुआ था कि इजराइल मान गया है, ये ऐलान हो रहा था कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ऐलान हो गया है, लेकिन एक अगर ऐलान हो गया है तो कोई हैरानी की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐलान हुआ है नहीं, अगर ऐलान हुआ है तो इसकी वजह यह है कि इजराइल के ऑफर मेड हमास को दी गई हैं, ऑफर्स दी गई हैं कि जी वो करें। नहीं, वो तो पुरानी बात है जी। और इसके ऊपर हमास का रिएक्शन भी आया था। जो आप कह रहे हैं वो तो मैंने सुना है, उन्होंने हमास ने कहा हाँ इस पे बातचीत की जा सकती है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन उस पर अभी तक जो मैंने सुना था ये नहीं आया था कि एग्रीमेंट हो गया है। नहीं, हो जाएगा तो हैरानी नहीं होगी। तो मैं इतना कह रहा था कि वो अब एक विलिंगनेस नजर आ रही है कि दे आर नो ईगर टू रीच सम एग्रीमेंट। और एक और बात नहीं, वो तो मुझे समझ आ रही है, बड़ी देर से उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। और उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने ये ना किया तो आप टोटली आइसोलेटेड होंगे और आपके सामने ये सिचुएशन होगी कि आप काबिज फौज हो जाएंगे गजा पे और वेस्ट बैंक पे भी, और सारी जिम्मेदारी फिर आप पे होगी अंडर इंटरनेशनल लॉ। और अगर आप मान जाते हैं तो यहाँ अरब कंट्रीज़ की फोर्सेस आ जाएंगी पीस कीपिंग के लिए, जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप घुस आए तो आपके ऊपर हमले भी होंगे और फिर सारी दुनिया की तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा कसूरी साहब, अभी ज़ाहिर है कुछ अरसे ही हुआ सदर ईरान के सदर जो गए, और मैं ख़बरें देख रहा था गालबन डॉन में कि बहुत सी गुड्स तो स्मगल होके आ रही हैं और कराची तक बिक रही हैं। $10 बिलियन की बात की उन्होंने कि हमें ये $2 बिलियन का ट्रेड कुछ भी नहीं है। तो डू वी हैव द मेटल द करेज कि अपने मफाद में हम, चाहे वो पाइपलाइन का मामला हो और चाहे वो चीप गुड्स का मामला हो, जो कि हम डायरली ज़रूरत है हमारी, तो हम किस हद तक इस हवाले से आप पॉजिटिव हैं कि समथिंग गुड कैन हैपन फॉर अस? देखिए, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो हमने अमेरिका को कह दिया था कि हम ईरान गैस पाइपलाइन बनाएंगे। उसकी कुछ वजूहत थी, एक तो ये कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर थी
मुल्क में भांत भांत की बोली नहीं बोली जा रही थी। पाकिस्तानी इकॉनमी बहुत तेज़ी में ग्रो कर रही थी। एक साल उसकी ग्रोथ जो थी, अब तो वो अलिफ लैला नज़र आती है, 8.6% थी और चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा था 9.2%। और गोल्डमैन सैक्स कह रहा था कि पाकिस्तान N11 का मेंबर होगा। अब तो क्या अशरो शीर उसका नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कहा कि हम क्या ये कर लेंगे, देखें हमारी जो कमज़ोरी है वो तो आया है कि IMF और सारा हमारा रिलायंस है, लेकिन ये चीज़ें अगर हम एक वॉइस, एक ज़बान यकजा हो जाएं तो हम और उनको अमेरिका को कहें कि भाई 18 बिलियन का अगर जुर्माना है तो क्या आप अदा करेंगे। और जो मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है और हमें अगर सस्ती गैस आ रही है, हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, नई ज़खायर अभी दरियाफ्त नहीं किए गए। मेरे ख़्याल में अगर हमारी पॉलिसी बेहतर होती तो नई हमें गैस मिल सकती थी, लेकिन हमने कोई प्लानिंग नहीं की, जिसके नतीजे में आज हमारे मुल्क का ये हाल हुआ है कि जिसका तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था। कम से कम मैं नहीं तसव्वुर कर सकता था कि मैं कंपैरिजन करूं जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और जो आज के हालात हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक अपनी ग्रोथ इम्पोर्टेंट, कुछ सेल्फ रिलायंस भी करनी पड़ेगी और कुछ हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। और अगर सऊदी अरब और ये जो UAE या कतर या कुवैत, इनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है SIFC के ज़रिए, जिस तरह की ये बात की जा रही है कि चांसेस बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान शायद इस पोजीशन में आ जाए कि उनको कहें कि जी अगर भारत तेल ले सकता है सैंक्शंस के बावजूद रूस से, और S-400 उनका जो मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो भी लिया है कि एक देवमालाई बात लगती है। और मैं भी भूल गया था कि 8.2% पे भी हम कभी ग्रो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। जी हाँ, आपकी बात 8.6%। 8.6%। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो अल्लाह करे हम दोबारा उसी मकाम पे वापस जाएं, मगर ये भी हमें सोचना पड़ेगा हमें इस मकाम में आओ वहाँ पर ले के कौन आया है। बहरहाल इसी बात पे, इसी नोट पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।